जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। अच्छा, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को जो है बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या अच्छा रहेगा कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक जो है वो पढ़ें कान में ईयरफोन लगाकर और बुक्स की हर एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपके साथ जो है वो बोलता जाऊं ऑडियो बुक टाइप और उसका एक्सप्लेनेशन देता जाऊं, तो वो कैसा रहेगा। हमने अभी मतलब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर हमने एक नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है, जो आप जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। बीएल ग्रोवर की जो क्लास है उसके 2 ऑडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे वहां पर, इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 का थोड़ा सा पार्ट। तो कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए कि आप बस पढ़ते रहो, आपका फोकस है वो आपकी बुक पर रहे और फिर कान में ईयरफोन लगाकर आप जो है वो पूरी चीज जो है वो सुनते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो देखते जाओ। तो क्या ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए? ये ऐसा सभी स्टैंडर्ड बुक्स के लिए अगर आपका बनकर रेडी हो जाए तो, वो भी ज्यादा नहीं, आपके प्रीलिम से पहले पहले बताइए, क्या ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए? और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम के ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लो। कमॉन, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहा है या? तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं और इससे 2-3 फायदे, जब आप रिवाइज करोगे तो 2x की स्पीड पर कहीं पर भी आप रहो, बस आपको कान में ईयरफोन लगाकर एक एक चैप्टर जो है वो सुनते जाना है। तो उससे क्या रहेगा, आपको आपका जो है वो रिवाइज होता जाएगा प्रॉपर, पूरी चीजें A to Z, पूरी की पूरी बुक्स। तो चलिए, वी आर स्टार्टिंग विथ करंट अफेयर्स क्लास। आज है 9 जनवरी 2024 और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग सभी न्यूज को कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से न्यूज जो है वो कवर की जाती है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने जो है वो सेशन को ज्वाइन किया। और यूट्यूब पे अगर आप ये सेशन जो है वो देख रहे हैं तो आप लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर अटेंड कर सकते हैं। और यूट्यूब का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम है कमलाक्ष झा और ये मेरी टैगलाइन है, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा विद प्रूफ, राइट? क्योंकि हम हर एक चीज जो है वो कवर अप कराते हैं और ये हमारे बैचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको बैचेस जो है वो चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो आज कौन से टॉपिक्स जो है वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर इससे रिलेटेड अक्सर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड। देन हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। तो इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, राइट? देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइबर फाइनेंशियल स्कैम्स इन इंडिया 2023। फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वेटलैंड के बारे में। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको एनवायरमेंट में वेटलैंड के बारे में जो है वो काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन का। तो ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे। फिर रेजुपेव, ये क्या चीज है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हेनरी फोर्ड के मिनिमम डेली वेज के डिसीजन के बारे में हम कवर करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं जो एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? रेडी हो तो रेडी लिख दो कमेंट बॉक्स पे फटाक से। इंटरेक्टिव रहो, रेडी हो तो रेडी लिख दो। आई वांट एवरीवन जो भी यहाँ पर लाइव जो है वो सेशन को देख रहे हैं, इंटरैक्टिव रहो, ऐसे बैठे ही बस नहीं रहना, सुनते बस नहीं रहना, हाथ पैर भी चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग एक्चुअल में होता क्या है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को। जैसे कि आपने जो है वो देखा होगा कि ऑरेंजेस जो है वो नागपुर के काफी फेमस है, राइट? हम लोग को देखने को मिलता है। कड़कनाथ चिकन जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो पाया जाता है स्पेसिफिकली। बासमती राइस के बारे में अगर हम बात करें तो बासमती राइस जो है वो कहां पर, हिमालय के फुट हिल पर पाई जाती है। हिमालय वाले एरियाज पर उगने वाले जो चावल होते हैं तो वो बासमती राइस कहलाते हैं, राइट? तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। जैसे दार्जिलिंग की चाय पत्ती, दार्जिलिंग टी, तो वो चाय पत्ती उसी पर्टिकुलर जगह की जो है वो फेमस है। तो ऐसी जो चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कोई लोकेशन से रिलेटेड है और जिसकी कोई स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू है,
तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी कोई कॉपी ना कर पाए। जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर जो है, वो इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, वो अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो उसी स्पेसिफिक जगह का ये प्रोडक्ट है, उनका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा। तो दिस इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इस टॉपिक को जो है वो कवर अप करते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उसका सिग्निफिकेंस, उसका जो महत्व जो है वो क्या है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो क्या बोलता है? पहला पॉइंट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि उसका एक विशिष्ट गुण होना चाहिए, उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, या फिर उस क्षेत्र से रिलेटेड यानी कि उस ज्योग्राफिक एरिया से रिलेटेड उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए। और जीआई टैग जो है वो लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? मेरे साथ रिपीट करो, लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कराता है। प्रिवेंट करता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट का अनऑथराइज यूज ना हो, यानी कि उसकी कोई कॉपी ना करे। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है। फॉरेन कंट्री आप जाइए, देखिए बासमती राइस आपको हर एक बड़े जो स्टोर जो है उसमें मिलेगा आपको। और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि विशिष्टता और उसकी गुणवत्ता, इस चीज को सुनिश्चित करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि एक बार किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है तो क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? तो नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो 10 साल के लिए उसका लाइसेंस दिया जाता है और उसको दोबारा से रिन्यू किया जाता है। कितने साल के लिए? कम ऑन रिपीट। 10 साल के लिए जो है लाइसेंस दिया जाता है और दोबारा से रिन्यू किया जाता है। अब आपसे ये इस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए, लंजिया सौरा जो है, क्या लंजिया सौरा, ये लांजिया सौरा, ये एक पेंटिंग है, ठीक है? पहला पॉइंट, लांजिया सौरा क्या है? ये एक पेंटिंग है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये पेंटिंग जो है मूरल आर्ट की पेंटिंग है। किसकी है? मूरल आर्ट, भित्ति कलाएं ये हम लोग को देखने को मिलती है जिनको दीवार पर जो है वो बनाया जाता है। और ये ओडिशा की पेंटिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना लांजिया सौरा के ऊपर। लांजिया सौरा जो है एक मूरल पेंटिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग को सुंदरबन हनी वेस्ट बंगाल की देखने को मिलती है। सुंदरबन हनी, ये हनी जो है वो सिर्फ कहां पर पाई जाती है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरियाज पर ही पाई जाती है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। और किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलता है। और किस कानून के तहत इसको गवर्न किया जाता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इस कानून के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इस कानून के तहत ही आता है। ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से कानून के तहत ये जीआई टैग दिए जाते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये तीनों चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखिए, एक जिंजर, जिंजर यानी कि अदरक, एक अदरक का प्रोडक्ट है जिसका स्पेसिफिक नाम है आदि केकिर। तो आदि केकिर जो अदरक का प्रोडक्ट है वो कहां का है? तो ये प्रोडक्ट जो है गाइस, ये लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश का है। ये प्रोडक्ट कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का टॉपिक। क्या है? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, यानी कि एक ये ऐसी समिति है सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विसेज पर काम करती है। जैसे कि कोर्ट के अंदर जो केसेस जो होते हैं, केसेस फाइल करना, राइट, वकील को जो है वो इन्वॉल्व करवाना, तो ये लीगल सर्विसेज होती हैं। अब देखिए, अब पहली चीज तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री लीगल सर्विस जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कराना, यानी कि हमारे समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, मतलब हमारे समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराना? उनको फ्री लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराना।
और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि भाई जो कमजोर वर्ग है उसको फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड कराओ? तो आर्टिकल 39A, जिसको हमने पहले भी जो है वो डिटेल में कवर किया हुआ है पॉलिटी की हमारी क्लास में। कौन सा आर्टिकल है, रिपीट करो? आर्टिकल 39A, जिसके थ्रू ये कहा गया है कि फ्री लीगल सर्विस जो है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसके अंदर यह कहा गया है कि इक्वलिटी को प्रमोट करना है, समानता को बढ़ावा देना है, और इन्फॉर्म्ड राइट्स यानी कि सभी लोग को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, सभी लोग के पास अधिकार है इंफॉर्मेशन हासिल करने का, और सभी लोग को इक्वली ट्रीट करना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन और 9 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करते हैं। और जो करंट चेयरमैन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो है BR गवाई। कौन है? BR गवाई, ये करंट चेयरमैन है। ये स्टेट PSC में आपसे पूछा जा सकता है। और आगे की बात करें, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का महत्व क्या है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो ये बेसिकली कानून जो है ये लीगल एड प्रोग्राम को स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड कराता है, वैधानिक आधार प्रोवाइड कराता है। इसका क्या मतलब हुआ सिंपल भाषा में, कि कोई भी चीज, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि काफी सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन से लिए जाते हैं और काफी सारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के थ्रू रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, राइट? तो ये जो जितने भी यानी कि फ्री लीगल प्रोग्राम चल रहे हैं ना, उसका बेस है, उसका आधार है ये कानून। ये फ्री लीगल प्रोग्राम ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, किसी कानून के आधार पर चल रहे हैं जिसको पार्लियामेंट ने बनाया, और वो कानून है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। बात समझ में आ रही है सभी के? और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिससे रिलेटेड यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो है नालसा, NALSA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको 1995 में बनाया गया था। इसका काम यह है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देखना है, यानी कि इसका काम भी सेम ही है कि गरीब लोगों को जो है वो लीगल सर्विसेज, कानूनी सहायता जो है वो प्रोवाइड कराना। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है वकील को देने के लिए, तो उनको जो है वो फ्री लीगल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाक से आंसर लिखकर बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर फ्री लीगल एड की बात की गई है? जल्दी से बताओ, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर जो है वो मुफ्त कानूनी सहायता की का प्रावधान जो है वो हमें देखने को मिलता है? जल्दी से बताइए। आर्टिकल 32, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 22। फटाफट, कम ऑन, सोते नहीं रहना है। जल्दी से आंसर दो, सोना नहीं है। आर्टिकल 39A इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सभी लोग आंसर दीजिए। अभी आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, वरना फिर बंद कर दीजिए। अब हम बात करेंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका आपको अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए। ये प्रीलिम्स में जो है वो आ सकता है और आपकी नॉलेज के लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, पहली चीज तो इसके नाम में ही पूरी चीज छुपी है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड तो है बट वो रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब उसको ज्यादा वोट्स नहीं मिल रहा है, राइट? उसकी ज्यादा सीटें जो है वो नहीं आ पा रही है, यानी कि या फिर वो इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उसको एक स्टेट के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर सीट जो है वो हासिल करनी पड़ती है, पार्लियामेंट में कुछ सीट्स हासिल करनी पड़ती है, राइट? एक स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, ये अलग अलग होती है, जिसको मैंने आपको पॉलिटी में काफी डिटेल में पढ़ाया था। तो इसलिए करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज, इन दो चीज के ऊपर आपने अच्छी कमांड बैठा ली तो सिविल सर्विसेज का गेम आपका है और आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट, तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये बेसिकली न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज होती है, यानी कि नई नई पार्टीज होती हैं जिनको स्टेट पार्टी का स्टेटस नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वोट्स नहीं हासिल कर पाती हैं, पब्लिक के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी अभी कम होती है, न्यू पार्टी होती है, मतलब, राइट? या तो हो सकता है कि उन्होंने कभी भी इलेक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो ना लड़ा हो,
तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास काफी कम वोट होते हैं, यानी कि वो स्टेट पार्टी नहीं बन पाती है, यानी कि अभी नहीं बनी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। ये रजिस्टर्ड तो हो गई, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, बट ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। अब एक नया रूल आया है, इस रूल में ये कह रहे हैं कि भाई जो भी नई पार्टी आ रही है वो अपने पिछले 3 साल का ऑडिट जो है वो करवाएं, अपने अकाउंट्स के ऑडिट जो है वो करवाएं पिछले 3 साल के, क्योंकि कई बार घोटाले भी होते हैं ऐसी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। करप्शन बहुत ज्यादा होता है, मेन पॉलिटिकल पार्टी के भी कई बार हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी है अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज बना देते हैं अपने अकाउंट्स को चलाने के लिए, फंड्स इकट्ठा करने के लिए, फंड्स डाइवर्ट करने के लिए। इसलिए अब ये चीज कही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि भैया नए रूल के अनुसार अब जितनी भी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको अपना अकाउंट जो है वो दिखाना पड़ेगा, पिछले 3 साल का, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट की ऑडिटिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, राइट? तभी जो है वो आगे चल के आपको जो है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वरना रजिस्ट्रेशन भी आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि मात्र 30% ही रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा 1951 के द्वारा जो है वो इसको शासित किया जाता है, गवर्न किया जाता है, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान में रखना। बाकी आज के आज ही आपके पॉलिटी के जनरल स्टडीज की क्लास से जाकर जो है वो रिवाइज कर लो कि किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल सकता है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का। ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाक से कम ऑन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नए रूल्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बताइए, कम ऑन। नए रूल्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी? कम ऑन यार, क्या कर रहे हो? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करना, एग्जैक्टली बस। तो गाइज आप लोग को ऑलरेडी जो है वो पता है कि आज की डेट में जो है वो कितने सारे स्कैम्स जो है वो चलते जा रहे हैं यार, है ना? बहुत घोटाला हो रहा है, ऑनलाइन घोटाला हो रहा है। तो देखिए एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने जो है वो आती है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपको पता है ना आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम लोग के बायोमेट्रिक्स लगते हैं। जैसे आप कई बार मोबाइल फोन की सिम लेने जाते हो तो आपको जो है बायोमेट्रिक्स जो है वो देना पड़ता है, तब जाकर आपको सिम इशू होती है। बैंक अकाउंट खुलवाते हो आधार नंबर, बायोमेट्रिक सब कुछ देना पड़ता है, राइट? तो यह है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऐसे फ्रॉड्स हम लोग को, और इवन कई आजकल तो आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट आप ट्रांसफर जो है वो कर सकते हो, राइट? बैंकिंग, आधार बैंकिंग के थ्रू आप ये चीज अकाउंट से आधार कार्ड की मदद से और आपके बायोमेट्रिक्स की मदद से पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो 11% साइबर फाइनेंशियल स्कैम्स इंडिया के अंदर 2023 में रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये एनालिसिस करी है I4C ने, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। और सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए हैं बिहार और झारखंड के अंदर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब उसकी वजह ही आप समझ पा रहे हो कि डिजिटल इलिटरेसी है, राइट? फाइनेंशियल इलिटरेसी है। और आपको बता दें ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये बैंकिंग लेड मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आधार की मदद से, बायोमेट्रिक्स की मदद से पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और इसको मैनेज करती है AEPS को NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है RBI का और IBA का। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA यानी कि इंडियाज बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर NPCI को जो है वो शुरू किया था, और NPCI ही मैनेज करती है इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज को। और AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली लीक के मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती है इसके अंदर? पहली चीज तो इसके अंदर बायोमेट्रिक डिटेल्स लीक हो जाती है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। कई बार सिलिकॉन थम्स का उपयोग किया जाता है, वो नकली थंब का उपयोग, किसी के फिंगरप्रिंट वाले थंब का उपयोग, राइट? फिर कई बार
ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन विक्टिम तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, कई बार मोबाइल फोन को हैक करके ओटीपी जो है वो निकाल लिया जाता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जिसके कारण से ऐसे फ्रॉड जो है वो हो जाते हैं। तो अभी प्रपोजल ये रखा है कि आप आधार रेगुलेशन, आधार विनियम 2016 को जो है वो आप अमेंड करो, उसके अंदर कुछ संशोधन लेकर आओ, उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आओ, जिससे कि इन सब चीजों को रोका जा सके, राइट। तो ये था पूरा एक ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन मैनेज करता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को? बताइए, कौन मैनेज करता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को? कम ऑन। सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ बाबा, हाँ बाबा, बढ़िया बढ़िया। मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ क्लास के बाद, है ना? हाँ हाँ। चलो, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन, तो वेटलैंड आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आई थिंक कि आपको पता होगा कि ये क्या है। इसके बारे में हम एनवायरमेंट में काफी डिटेल में जो है वो पढ़ चुके हैं वेटलैंड के बारे में, कि वेटलैंड जो है वो क्या होता है। और वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन का मतलब जितनी भी सिटीज हैं जहां पर वेटलैंड्स है और उनको प्रोटेक्ट करवाना है, तो उसकी ये एक प्रकार की मान्यता होती है। एक्रीडिशन इज अ मान्यता, कि एक प्रपोजल कि हाँ भाई इस सिटी के अंदर जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं आपको एनवायरमेंट की क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वेटलैंड का एक अलग चैप्टर है। अगर आपने नहीं पढ़ा एनवायरमेंट की क्लास में वेटलैंड वाला चैप्टर, तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। काफी सारी प्रजातियां वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ह्यूमंस की जो आजीविका होती है, लाइवलीहुड होती है, वो वेटलैंड के ऊपर डिपेंड होती है। तो वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्यावरण के लिए। इसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर है आपका, आपके सिलेबस में वेटलैंड को लेकर। तो इंदौर, भोपाल, उदयपुर, ये तीन सिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है जिनको नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन के लिए, रामसर कन्वेंशन के अंडर। और रामसर कन्वेंशन का टॉपिक भी वेटलैंड का ही है। रामसर ईरान वाली साइट, रामसर कन्वेंशन, ये टॉपिक हम काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1972। तो रामसर कन्वेंशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें तीन सिटीज को चूज किया गया है प्रोटेक्शन के लिए। और रामसर साइट जो इंदौर के अंदर है वो है सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर। फिर इसके अलावा पांच मेजर वेटलैंड उदयपुर के आसपास जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो है पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। और वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन जो है वो एक वॉलंटरी एक्रेडिशन है, यानी कि सिटीज वगैरह के अंदर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सिटी का, वो बेसिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है मिनिस्ट्री को कि इस पर्टिकुलर वेटलैंड, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। जैसे आने वाले समय में आप लोग ऑपरेट करोगे ग्राउंड लेवल पर, तो आप बताओगे कि ये वेटलैंड जो है वो पल्यूट हो रहा है, या वेटलैंड जो है वो खत्म होता जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने की सख्त आवश्यकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप प्रपोजल दोगे कि इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए और इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो दिलवाई जाए। तो इसलिए होता है ये वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन, और ये 6 साल के लिए वैलिड होता है, और इसमें वेटलैंड की प्रोटेक्शन पर जो है वो काम किया जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, जो मैं आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस में भी बता चुका हूं। तो बताइए, कौन सी स्टेट के अंदर सुंदरबंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है? बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। बताइए, कहां पर है सुंदरबंस? कम ऑन।
सुंदरबंस, तमिलनाडु, क्यों लिख रहे हो? हाँ, यस, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की ये साइट हम लोग को देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजू पेव। अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाएगा? दो पर्पस के लिए, ये स्ट्रेटेजिक भी है और ये टेक्नोलॉजिकल भी है। अभी हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है कि पहली चीज तो आप ये जानो रेजुपेव क्या है। ये इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में बनाई गई स्वदेशी बायो ऑयल बेस्ड एसफॉल्ट मॉडिफायर है। क्या है? एसफॉल्ट मॉडिफायर। आपने रोड बनता हुआ देखा है कभी? रोड जो है वो बनता हुआ देखा है? तो रोड में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि साइड में जो है वो हम लोग को मशीन्स देखने को मिलती हैं, राइट, जो बेसिकली काफी सारी सीमेंट वगैरह को, काफी सारी चीजों को जो है वो मिक्स कर रही होती है, गिट्टी वगैरह को, और उसके अंदर जो है वो आग जल रही होती है जो पिघला रही होती है ब्यूटिमिन को, राइट, और उसके अंदर मिक्सिंग जो है वो की जाती है, फिर वो गरम गरम हीटेड चीज हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शायद धुआं निकल रहा है, ये वो मशीन के पास वाला ये दिख रहा है क्या, हल्का फुल्का धुआं। तो ऐसा आप देखोगे रोड जहां पर भी बनता है वहां पर पिघलाया जाता है कुछ चीज को, बिटुमेन को, और फिर उसके अंदर मिक्सचर करके जो है वो गिट्टी के साथ जो है वो इस प्रकार से रोड पर डाल दिया जाता है, फिर जो है वो उसके ऊपर रोड रोलर जो है वो चलता है। पता नहीं वाली चीज आप सभी को। तो ये वही है एसफॉल्ट मॉडिफायर, मतलब कि वो चीज कि जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि वो हीटेड प्रोडक्ट जिससे रोड जो है वो बनता है। अब देखिए ये इंडिया के अंदर बनाया गया बायो ऑयल बेस्ड एसफॉल्ट मॉडिफायर है जिसको CSIR यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने CRRI के डेवलप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडो चाइना बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर रोड्स तरीके की बनाई जा सके। अब देखिए अभी मैंने आपको किससे रिलेट करवाया? हीट से, गर्मी से, कि उसको पिघलाया जाता है। अब अगर हम हिमालय की तरफ चलें तो वहां पर बहुत ठंड है, वहां पर आप पिघला नहीं सकते, ज्यादा देर ज्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं करवा सकते, तो बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो ये एक ऐसा मटेरियल हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर बनाया गया कि जो लो टेम्परेचर पे भी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, लो और सब जीरो टेम्परेचर पर बेहतरीन तरीके से रोड बनाने में हेल्पफुल है। तो रेजुपेव समझ में आ गया? तो रेजुपेव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है रोड बनाने की जो कि हायर एल्टीट्यूड में यानी कि लो टेम्परेचर पर, ऊंचाई पर, जहां पर तापमान कम होता है वहां पर जो है वो रोड बनाने में सहायक होता है, क्योंकि रोड बनाने के लिए उसको बिटुमेन को पिघलाया जाता है, राइट। तो रेजुपेव जो है वो हीटिंग रिक्वायरमेंट, देखो लिखा भी है, हीटिंग रिक्वायरमेंट जो बिटुमिनस मिक्सेस की देखने को मिलती है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, राइट। और टेम्परेचर को जो है वो जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं आता, प्रॉपर जो है वो शेप में नहीं आता, तब तक उसको बनाए रखता है। तो ये इसका काम हम लोग को रेजुपेव का जो है वो देखने को मिलता है। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा सेला रोड टनल और LDY रोड सेक्शन चाइना बॉर्डर के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर इस टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और सेला रोड टनल की अगर हम बात करें तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि सी लेवल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो तवांग को प्रोवाइड कराना। तवांग बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एक टाउन है, स्ट्रेटेजिक टाउन, और दुनिया की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल भी यहां पर बनने वाली है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सेला टनल, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेला टनल कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर सीनो इंडिया बॉर्डर यानी कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, वेस्ट, मिडिल और ईस्टर्न सेक्शन, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। तो अगर हम बात करें राज्यों की, कौन सी स्टेट्स है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बताएं आप इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा इसका आंसर है। एग्जैक्टली बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के बारे में यहां पर जो है वो बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो नाम समझ में आ रहा है, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर,
यहां पर एक चीज समझ में आ गई, ग्लोबल यानी कि विश्व लेवल की बात हो रही है, वैश्विक लेवल की बात हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। न्यूक्लियर मतलब क्या आपको पता है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हुई। वैसे इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ही बात जो है वो की जा रही है, न्यूक्लियर के गलत तरीके के उपयोग की बात की जा रही है। और ऑर्डर मतलब अपन बोलते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, व्यवस्था। तो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर न्यूक्लियर की व्यवस्था से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जीएनओ क्या है? तो ये एक फ्रेमवर्क बना रहा है। क्या बना रहा है? ये ढांचा तैयार कर रहा है। किस प्रकार का ढांचा तैयार कर रहा है? जिसमें रूल्स हो, एग्रीमेंट्स हो, किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो उपयोग करना है और नहीं करना है, ये पूरी चीजें इसमें जो है वो मेंशन है। इसके अंदर नॉन प्रोलिफरेशन है। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब निरस्तीकरण, मतलब कि हम लोग बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो निरस्त करें, नॉन प्रोलिफरेशन, उसको डिसमेंटल करें, खत्म करें। न्यूक्लियर मटेरियल की सिक्योरिटी इसके अंदर शामिल है। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी आप पीसफुल तरीके से करोगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज का पालन करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज देख रही हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो ये ऐसी चीजें जो है वो इस ऑर्डर के अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। ये बेसिकली फोकस करता है कि कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाए नहीं, बल्कि उसको उल्टा कम करें, डिसमेंटल करें। और 1945 से ये इस प्रकार के क्राइसिस पर काम कर रहा है, जीएनओ। और सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग पूरे दुनिया भर में 12,512 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ज्यादातर वो वेपन्स रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। और आज की डेट में आपको पता है कि बायपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी शिफ्ट हो रही है। ये आपको पता है बायपोलैरिटी क्या होती है, मल्टीपोलैरिटी क्या होती है? पहले दो सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। अब क्या हो रहा है? अब काफी सारी कंट्रीज जो है वो पावर गेन कर रही है, जैसे चाइना उभरती हुई आ रही है, इंडिया उभरती हुई आ रही है, राइट? तो ईरान, ईरान के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, इसलिए 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील हम लोग को देखने को मिली। तो काफी सारी ऐसी कंट्रीज उभर कर आ रही है। यूरोपियन कंट्रीज में अगर यूके की बात करें, राइट, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज है वो उभर कर सामने जो है वो आ रही हैं। तो ये मल्टीपोलैरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की ट्रीटीज में चेंजेस हो गए काफी सारी। इन्होंने, यानी कि इनकी दुश्मनी के कारण इन्होंने काफी सारे अपने संधियों को खत्म कर दिया। नए नए न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो उभर कर आ रही हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राइट, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, राइट। आर्म्स को कंट्रोल कैसे करना है उसके चैलेंजेस है, क्योंकि अब कोई कंट्री साफ साफ बता नहीं रही, क्योंकि सभी कंट्रीज को पता है कि हमें छुपा के रखने अपने वेपन्स, कभी भी वॉर हो जाएगा तो जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो ऐसी चीजें, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसलिए ये चिंता है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर सही तरीके से चले कि नहीं चले, यानी कि अभी चल नहीं रहा है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, बोलते हैं ना कि सही तरीके से व्यवस्था चले, तो वो नहीं चल पा रही है ये सब इश्यूज के कारण। अब हम बात करें इंडिया की, तो हमारी नीति है, हमारा सिद्धांत है, नो फर्स्ट यूज, कि न्यूक्लियर वेपन्स हम सबसे पहले हम यूज नहीं करेंगे। ग्लोबल डिसआर्मामेंट, हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया से कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिसमेंटल कर दो, अगर आपके पास है तो उसको सेफली जो है वो डिस्पोज करो। हालांकि हम लोगों ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसको साइन नहीं किया है, राइट। और इवन हम लोग आज की डेट में एनर्जी को जनरेट करने के लिए अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जो थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी बस इतना ही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ खास नहीं है। अब बाकी आप बताओ इंडिया का स्टेटस जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लेकर क्या है, बताएं। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी फोर्ड को तो आप जानते ही होंगे, फोर्ड की कार जो आप लोग को देखने को मिलती है। हालांकि इंडिया से फोर्ड की कार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद खत्म हो गई है ना, फोर्ड ने अपनी कंपनी जो है वो हटा दी है इंडिया से। जैसे कि फोर्ड की एंडेवर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये हेनरी फोर्ड जो है, इनका एक डिसीजन था
मिनिमम डेली वेज को लेकर, इन्होंने मिनिमम डेली वेज को जो है वो बढ़ा दिया था, ये इनका डिसीजन था। तो इन्हीं के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। सो 1914 में 1914 में हमें ये चीज देखने को मिली कि हेनरी फोर्ड ने ये डिसाइड किया कि वो मिनिमम डेली वेज को, न्यूनतम दैनिक वेतन को जो है वो दुगने से ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इन्होंने वर्कर्स के लिए 2.34 यूएस डॉलर से 5 यूएस डॉलर जो है वो बढ़ा दिया मिनिमम डेली वेज 1914 में। और हेनरी फोर्ड ने जो है वो इस समय एक मूविंग असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस करी। इन्होंने जो है वो क्या किया था, जैसे कि आप ये फोटो में जो है वो देख सकते हो, लाइन से लोग खड़े हुए हैं और ये असेंबली लाइन है, गाड़ी आती जाएगी और इन लोग को बस अपनी जगह पर खड़े रहना है, गाड़ी इनके पास आएगी और इनको पार्ट्स को कसना है या जो भी चीज इनको करनी है, यानी कि इनको अपने पार्ट्स पर एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो ध्यान देना है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग जो है वो टास्क जो है वो दे दिया गया था कि आप ऐसा करोगे तो जो है वो जल्दी जो है वो काम होगा। तो इन्होंने इस प्रकार का एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए, राइट। तो उस समय फोर्ड की जो कार हुआ करती थी उनको पहले जो टाइम लगता था 12 घंटे लगते थे एक गाड़ी बनाने में, और वो मात्र 90 मिनट में जो है वो गाड़ी बन रही है, मतलब 1.5 घंटे में एक गाड़ी तैयार हो रही है। कहा 12 घंटे, कहा 1.5 घंटा, इस टेक्नोलॉजी की मदद से। और हमें यह भी देखने को मिला कि अब जैसे आप अपने वर्कर्स की जब सैलरी बढ़ाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को नुकसान हो, यहां पर फोर्ड को जो है वो काफी फायदा हुआ, क्योंकि वर्कर्स की जब सैलरी बढ़ाई जाती है तो वर्कर्स एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइन जो है वो लग जाती है, आपकी कंपनी की डिमांड जो है वो अचानक से जो है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंट काम जो है वो होना शुरू हो जाता है, फोकस तरीके से काम होना शुरू हो जाता है, राइट। क्योंकि वर्कर्स को क्या मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, और मात्र 2 सालों में उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को भी डबल कर लिया इस तरीके से। और इसके अलावा आगे की बात करें तो काफी सारे लोगों ने जो है वो हेनरी फोर्ड को जो है बोला कि अरे यार ये तो इंस्पायर्ड मिलीनियर है, मतलब ऐसा मिलीनियर है कि जिससे हम लोग को जो है प्रेरणा जो है वो लेनी चाहिए, प्रेरित करोड़पति है, राइट। और बट आपको पता है कि आपको हर एक इंसान जो है वो आपको पसंद नहीं करेगा, काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको नापसंद करेंगे, भले आप कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना कर लो। तो काफी सारे लोगों ने बोला अरे ये तो सोशलिस्ट टेंडेंसी पर जो है वो जा रहा है, बेकार है ये। तो ऐसी चीज है कि इसकी समाजवादी प्रवृत्ति है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो समाज का जो है वो नियम है कि कहीं तारीफ तो कहीं जूते, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अगर आपकी बुराई भी कर रहा है, बट हाँ अगर बुराई और जेन्युइनली अगर आपको कोई चीज जो है वो आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है किसी जेन्युइन चीज के लिए, तो आप डेफिनेटली सतर्क हो और उस चीज पर जो है वो काम करें। वरना ऐसे आलोचना करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, और हालांकि ये बात सच है लाइफ में कि जो आलोचना आपकी कर रहा है वो आपको कोई ना कोई सबक जरूर सिखाता है, बट हाँ उससे बहस नहीं करनी है आपको। वो अगर आपको कुछ चीज बोल रहा है और वाकई में आपको वो चीज गलत कर रहा है तो उसको इंप्रूव कर लो। आगे की चर्चा करें तो हेनरी फोर्ड जो है उसका ये स्ट्रेटेजिक मूव था कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, वर्कर्स को पैसा दोगे तो वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, वर्कर्स जो है वो प्रोडक्टिवली जो है वो काम करेंगे। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी, और इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो एंड होता है आज का। एंड आई थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में बने रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से सेशन में जो है वो कंटिन्यू बने रहे। हाँ ब्रो, जीएस की भी है और करंट अफेयर्स की तो चली रही